हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैत्रेय एजुकेशन हब। ज्योग्राफी लेक्चर सीरीज चल रही थी। इसी लेक्चर सीरीज में आज ये नेक्स्ट लेक्चर है। तो देखते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये लेक्चर नंबर 7 है, जिसमें हम जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ने वाले हैं। जेट स्ट्रीम यानी कि जेट धाराएँ। जेट स्ट्रीम होता क्या है, सबसे पहले इसकी मीनिंग क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो पोल के करीब ये एक सरकम पोलर विंड है जो कि काफ़ी तेज़ी से बहने वाली विंड है। कहाँ पे बहती है? ये ट्रोपोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर की जो अपर लेयर है वहाँ पे एक तेज़ हवा बहती है। कुछ 100 किलोमीटर्स की चौड़ाई की विड्थ की जो एक हवा बहती है वेस्ट टू ईस्ट, उसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। इसकी डिफिनीसन मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इट इज़ ए स्ट्रॉन्ग एंड रैपिडली मूविंग circumpolar westerly wind. All right, this is a westerly wind. Air circulation in a narrow belt of the few hundred kilometers width in the upper limit of troposphere. यानी कि लगभग ये 7 किलोमीटर से टू 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये तेज़ हवा बहती है, जिसे हम जेट स्ट्रीम कहते हैं। ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इसकी डिस्कवरी की गई, जब अमेरिका के जो जेट्स थे वो जापान पे बॉम्बिंग करने जा रहे थे। जब वो अमेरिका की जो जेट है वो जब जापान पे बॉम्बिंग करने जा रही होती थी तो वहाँ पर वो काफ़ी एक टर्बुलेंस का सामना करना पड़ता था, एक अवरोध का, एक ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता था, जिससे क्या होता था कि जो जेट की स्पीड है वो कम हो जाती थी, क्योंकि वेस्ट टू ईस्ट ये जेट स्ट्रीम चलती है। और इधर से जब अमेरिकी जेट जापान की ओर जा रही होती थी तो इन्हें क्या है कि इस विंड के कारण, ये जेट स्ट्रीम के कारण ऑब्स्ट्रक्शन का सामना करना पड़ता था और इनकी स्पीड ऑटोमेटिकली कम हो जाती थी। और वो जो पायलट हैं जेट के, उन्हें पता नहीं चलता था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसके बारे में और फिर वो जब लौट कर आते थे बॉम्बिंग के तो अचानक उनकी स्पीड बढ़ जाती थी। तो उन्होंने इसके बारे में अमेरिकन जो जोग्राफर्स हैं उनसे बात की और फिर उस समय क्या हुआ कि ये जेट स्ट्रीम की डिस्कवरी हुई। जो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई थी जेट स्ट्रीम की, वो पोलर जेट स्ट्रीम की डिस्कवरी हुई थी। क्यों? क्योंकि जो अमेरिका के जो लोकेशन है जो जापान की ओर जा रहा था वो पोल की तरफ से होकर जाता था। ठीक है, पोल के काफ़ी करीब से जेट स्ट्रीम जाता था और वो ट्रोपोस्फेयर में वहाँ पर वो हवा का ऑब्स्ट्रक्शन उसको झेलना पड़ता था। तो सबसे पहले जो डिस्कवरी हुई वो पोलर जेट की डिस्कवरी हुई। आप लोगों ने मेरीडोनल सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा होगा, हेडली सेल, फेरल सेल और पोलर सेल के बारे में आपने पढ़ा होगा कि वो कैसे फॉर्म करती हैं। तो जो हेडली सेल, जो फेरल सेल और जो पोलर सेल जैसे फॉर्म करती हैं, उसी लोकेशन पे हम जो ट्रोपोस्फेयर में हम ये जेट स्ट्रीम भी देखते हैं। अगर हम जेट स्ट्रीम के टाइप्स के बारे में बात करें तो इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। ये 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो फर्स्ट है, सेकेंड इज़ द सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम एंड द थर्ड वन इज़ द पोलर जेट स्ट्रीम। जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, ये जो ट्रेड विंड है, ट्रेड विंड सरफेस विंड हुआ। सरफेस विंड कहने का मतलब कि जो सतह पे, जो पृथ्वी की सतह पे जो विंड चल रही है वो सरफेस विंड हुआ। और ये ट्रेड विंड के जस्ट ऊपर जैसे एटमॉस्फेयर में जाते हैं तो ट्रेड विंड जो ये लैटिट्यूड है, आप 30 डिग्री नॉर्थ टू 35 डिग्री नॉर्थ देख रहे हैं, इसके नीचे वाला जो भाग है यानी कि 5 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, इसके बीच में ट्रेड विंड चल रही है, सरफेस विंड। ये सरफेस विंड है। तो इसके ऊपर जब आप एटमॉस्फेयर में जाते हो तो जो इसके ऊपर की जो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर होगी उसके जो अपर पार्ट्स में, अपर लिमिट में जो जेट स्ट्रीम चल रही है उसी को क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम। ये ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम क्या है कि इसकी जो सिग्निफिकेंस है, ये इंडियन मानसून को प्रभावित करता है। इट इफेक्ट्स इंडियन मानसून। इतना आप जान लो कि ये इंडियन मानसून को प्रभावित करता है। जब हम इंडियन मानसून पढ़ेंगे तो इसको विस्तार रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरह से जब हॉर्स लैटिट्यूड से जब आप सब पोलर रीजन में जाते हो तो वहाँ पर क्या है कि सरफेस पर क्या है, वेस्टर्ली चलती है। और इसी के ऊपर जब आप ट्रोपोस्फेयर की बात करें, क्योंकि जेट स्ट्रीम मैंने आगे बताया कि जेट स्ट्रीम कहाँ चल रही है, ट्रोपोस्फेयर में चल रही है। तो इसके ऊपर जैसे ट्रोपोस्फेयर में वहाँ पर क्या आपको देखने को मिलेगा, सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम आपको मिलेगा।
उसी तरह से जब पोलर रीजन में जाते हैं तो पोलर रीजन वाले जो लैटिट्यूड है तो वहाँ की जो ऊपर जो ट्रोपोस्फेयर में जो जेट स्ट्रीम चल रही होगी उसको कहेंगे हम पोलर जेट स्ट्रीम। और एक और बात आपको यहाँ पे क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों में जेट स्ट्रीम चलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में चलती है। तो यहाँ पे जो फिगर मैंने बनाया है सिर्फ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, क्योंकि यही चीज़ें क्या है कि ये साउदर्न हेमिस्फेयर में भी होती है। ठीक है, अगर आप ये फिगर का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ये ले लो, क्योंकि यहाँ पर मैंने सब हर चीज़ यहाँ पे दिखा दिया है। आप यहाँ पे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट आप देख सकते हो, पोलर विंड देख सकते हो, वेस्टर्लीज, हॉर्स लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जो कि आपको बाद में रिवीजन करने का काम आएगा। फिर ये हमने देखा कि आखिर जेट स्ट्रीम क्या होता है, उसकी मीनिंग देख लिया, इसकी हिस्टोरिकल जो डिस्कवरी थी वो कैसे डिस्कवर किया गया उसके बारे में जान लिया। नेक्स्ट देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है, क्योंकि जेट स्ट्रीम के बारे में हम प्रॉपर्टीज़ आपको जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं। ये मेंस में भी क्वेश्चन जब जेट स्ट्रीम के बारे में जेट लिखने को आएगा मेंस आंसर राइटिंग में, तो आपको प्रॉपर्टीज़ मेंशन करना चाहिए वहाँ पर, जिस तरह से क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है कि इसकी जो डायरेक्शन है, जो मेन जो डायरेक्शन है इसका वेस्ट टू ईस्ट है। ठीक है, जो मेन जो डायरेक्शन है इसका वेस्ट टू ईस्ट है। और इसकी जो एक्सटेंशन है ट्रोपोस्फेयर में ये 8 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर, मैंने बताया कि 7 किलोमीटर टू 14 किलोमीटर। तो ये इस ऊंचाई पर ये जेट स्ट्रीम चलती है। ये कहाँ पे है, 8 टू, ये ट्रोपोस्फेयर में। तो ट्रोपोस्फेयर में आप इस ऊंचाई पे आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिलेगा। लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन क्या है इसका, ये पोल से जो एरिया है, जो पोल से, ये रहा पोल और ये इक्वेटर, ठीक है, 0 डिग्री, ये 20 डिग्री तक इसका एक्सटेंशन होता है। 20 डिग्री नॉर्थ, और ये साउथ में भी इसी तरह से। तो पोल से लेकर 20 डिग्री लैटिट्यूड तक आप ट्रोपोस्फेयर में जेट स्ट्रीम आप देख सकते हो। जेट स्ट्रीम वहाँ पर हवाएं चलती हैं। ठीक है, तो ये जो इसका जो एक्सटेंशन है वो भी मैं आपको बता दूं कि जो समर में जो एक्सटेंशन है ये 20 डिग्री तक नहीं होता, ये घटकर पोल साइड ये शिफ्ट हो जाता है। लेकिन जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में इसका एक्सटेंशन 20 डिग्री तक आ जाता है। ठीक है, इसकी जो स्पीड है, जो मिनिमम स्पीड है वो 108 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड है। तो आप समझ सकते हो कि जब अमेरिकन जो जेट है वो बॉम्बिंग करने जा रहे हो रहे थे तो वहाँ पर 108 किलोमीटर्स पर आवर की जो स्पीड वाली जो विंड है वो ऑब्स्ट्रक्ट कर रही थी। तो समझो कि कितना ज़्यादा परेशानी झेलना पड़ता होगा। और ये आपको मैं बताऊं कि ये समर में इसकी स्पीड इतनी देखी गई है, ये मिनिमम स्पीड समर सीजन में 108 किलोमीटर पर आवर, या देयर विल बी द वेरिएशन। और जो मैक्सिमम स्पीड है ये आपको विंटर में ये नोट किया जाता है, विंटर सीजन में ये मैक्सिमम स्पीड जो कि 480 किलोमीटर्स पर आवर तक जाता है। ये एक सर्कुलेशन जो इसका जो पाथ जो है ये कौन से ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है जेट स्ट्रीम, वो है ये वेवी एंड मेंडरिंग। इसकी जो मतलब कि जो ये ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करता है वो मेंडरिंग है और वेवी है। वेवी पाथ को ये फॉलो करता है। किस तरह से, ये मैं यहाँ पे आप देखो कि किस तरह से ये फॉलो करता है। तो ये मान लो कि हाफ ऑफ द ग्लोब है, यहाँ 0 डिग्री। तो इसकी जो पाथ है, जो पाथ को फॉलो करता है, इस तरह के पाथ को फॉलो करता है। ये वेवी पाथ बोला जाता है, मेंडरिंग पाथ बोला जाता है। मेंडरिंग पाथ बोलो या वेवी पाथ बोलो, ये दोनों सेम ही है। तो और इसी जो वेवी जो पाथ है, इसको हम रॉस्बी वेव भी बोलते हैं। रॉस्बी वेव बोलते हैं, जो कि रॉस्बी नाम के जोग्राफर्स के नाम पर ये रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो जेट स्ट्रीम का जो एक्सटेंशन है, मैंने पहले ही बताया कि ये समर सीजन में ये कम हो जाता है और जो विंटर सीजन में ये 20 डिग्री लैटिट्यूड तक ये एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और इससे क्या क्या प्रभावित होता है, क्या क्या इफ़ेक्ट करता है सरफेस विंड पर, या फिर किसी वेदर पे, या फिर कई जो जोग्राफिकल कंडीशन है, लोकल कंडीशन है, उस पर क्या क्या इफ़ेक्ट करता है, इसके बारे में हम लोग इसके सिग्निफिकेंस में
सिग्निफिकेंस जब हम जानेंगे तो इसको समझ सकते हैं कि इसके क्या क्या प्रभाव डालता है, क्या क्या इफेक्ट करता है जेट स्ट्रीम। जेट स्ट्रीम जो है वो क्लोजली रिलेटेड है किससे, टेम्परेट साइक्लोन से। टेम्परेट साइक्लोन आपको पता है कि कहाँ कहाँ पे टेम्परेट साइक्लोन फॉर्म होगा, तो जो हॉर्स लैटिट्यूड है 30 डिग्री टू 35 डिग्री नॉर्थ या साउथ में देख लो, तो ये जो हॉर्स लैटिट्यूड है इसकी जब हम एबव जो लैटिट्यूड आता है तो ये जो जोन है ये टेम्परेट जोन बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है कि जो ट्रेड विंड और ऊपर से यहाँ पर आप देख लो कि यहाँ पर वेस्टर्ली विंड जो कि वार्म होती है और यहाँ से जो पोलर विंड जो आ रहे हैं ये दोनों आपस में मिलते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, ये टेम्परेट साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है। जो दो एयर मासेस के मिलने से क्या होगा, टेम्परेट साइक्लोन से का फॉर्मेशन होगा, जो कि हम आगे के लेक्चर्स में भी देखेंगे जब हम साइक्लोन पढ़ेंगे। तो जेट स्ट्रीम जो है वो टेम्परेट साइक्लोन को भी इफेक्ट करता है। कैसे इफेक्ट करता है, तो देखो कि जो भी घटनाएं घट रही है ना पृथ्वी पर, जो ऊपर से जो घटनाएं घट रही हैं वो ही नीचे वाली जो घटनाएं हैं उसको प्रभावित करती है। जैसे ट्रोपोस्फेयर में जो वहाँ पर आपको जेट स्ट्रीम देखने को मिल रहा है, अगर वो जेट स्ट्रीम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसके नीचे जो सरफेस विंड है उसको वो इफेक्ट करेगी। वो मतलब कि डिसेंड करके सब्सिडेंस होकर वो जो सरफेस विंड है उसको और स्ट्रॉन्ग कर देगी। तो जो टेम्परेट जो साइक्लोन है इसके एबव जो जेट स्ट्रीम है, अगर इसके एबव कोई जेट स्ट्रीम है तो वो टेम्परेट साइक्लोन को और भी ज़्यादा वायलेंट बना देती है और ज़्यादा प्रेसिपिटेशन उसके कारण होता है। आप देख लो कि यहाँ पर मैंने लिखा भी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि इफ़ जेट स्ट्रीम इज पोजिशनड एबव टेम्परेट साइक्लोन द साइक्लोन बिकम मोर वायलेंट एंड रिजल्ट मोर प्रेसिपिटेशन। यहाँ पे वर्षा ज़्यादा होगी। ठीक है। सेकेंड सिग्निफिकेंस क्या है कि ये जो लोकल वेदर है, जो स्थानीय जो मौसम है उसको प्रभावित करता है, उसके फ्लैक्चुएशन को इफ़ेक्ट करता है। उसके कारण जेट स्ट्रीम के कारण ये फ्लैक्चुएशंस आते हैं। कैसे? क्योंकि जो लोकल वेदर जो कंडीशन जो साइक्लोन्स फॉर्म हो रहे हैं उसको क्या कर रहा है, ये जेट स्ट्रीम इफेक्ट कर रहा है। अब इस जो जेट स्ट्रीम है वो लोकल जो साइक्लोन्स हैं जो स्ट्रॉमी जो कंडीशन बन रहे हैं उसको अगर वो इफेक्ट कर रहा है तो वहाँ के लोकल वेदर को यानी कि इनडायरेक्टली जेट स्ट्रीम में इफेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट जो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंट है और हमारे सिलेबस के जो यूपीएससी सिलेबस में जो पूछा जाता है क्वेश्चन, उसके अनुसार जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इंडियन मानसून को ये इफ़ेक्ट करता है। इंडियन मानसून जैसे कि जो साउथ वेस्ट जो मानसून बोला जाता है, तो इसमें देखते हैं कि जो तिब्बतन प्लेट्यू है, तिब्बतन जो प्लेट्यू है वो क्या होता है कि जब सनरेज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के तरफ होता है तो तिब्बतन प्लेट्यू है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। वहाँ पर एक तरह से लो प्रेशर क्रिएट होता है और उससे क्या होता है कि जितना ज़्यादा वो लो प्रेशर क्रिएट होगा, लोग बोलते हैं कि जो जोग्राफर्स हैं वो बोलते हैं क्या कि जो साउथ वेस्ट मानसून उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो इसमें क्या है कि जो ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम है उसकी भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि हम लोग इंडियन मानसून जब पढ़ेंगे तो आपको मैं वहाँ पे ढंग से समझाऊंगा कि आखिर ये जेट स्ट्रीम क्या रोल प्ले कर रहा है। अभी के लिए आप ये जान लो सिग्निफिकेंस ऑफ द जेट स्ट्रीम में कि ये इंडियन मानसून को इफेक्ट करता है और बहुत ही हैवीली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो ये रहा जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है वाटर सर्कुलेशन, और इस टॉपिक के साथ ही हमारा जो एयर सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है जो एनसीईआरटी में दे रखा है, एयर सर्कुलेशन जो चैप्टर है जो आपके यूपीएससी सिलेबस में है वो ख़त्म हो जाएगा। हमने एयर सर्कुलेशन चैप्टर में आपको शुरू से ही हमने प्रेशर बेल्ट्स के बारे में बताया, विंड के टाइप्स के बारे में बताया, जो कि लेक्चर नंबर 6 में आपने देखा कि विंड्स के टाइप हमने बताया आपको, परमानेंट विंड एंड लोकल विंड्स। और अभी जो है जो लास्ट लेक्चर है एयर सर्कुलेशन वाले चैप्टर का वो है जेट स्ट्रीम, अभी हमने देखा। और नेक्स्ट जो है जो लास्ट टॉपिक है वो है वाटर सर्कुलेशन और अल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन। तो ये देखो वाटर सर्कुलेशन लोगों को समझने में दिक्कत होता है, लेकिन ये बहुत ही इजी वे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ही सिंपल है। आप खुद देखोगे कि ये कितना सिंपल है, क्योंकि चीज़ों को कॉम्प्लेक्स करके हम देखते हैं ना तो वो चीज़ें कॉम्प्लेक्स लगती है। अगर हम उसे सिंपल वे में समझें तो वो बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हो। तो जो वाटर सर्कुलेशन है वो एक्चुअली क्या है कि अभी आपको मैंने जो विंड चैप्टर में जो विंड का जो लेक्चर था टाइप्स ऑफ विंड, वहाँ पे हमने क्या देखा, ट्रेड विंड को देखा, ठीक है, वेस्टर्ली देखा। तो ये सब क्या है, ये सरफेस विंड है।
ठीक है। इसके डायरेक्शन को हमने देखा पोलर विंड है, विंड्स, ये सब क्या है, एक सरफेस विंड्स हैं और इनकी एक अपनी पार्टिकुलर डायरेक्शन है। लेकिन इन जो ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन नहीं तो बोलेंगे, जो विंड्स है वो एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन है। अब ये एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन के अलावा कोई अगर वो सर्कुलेशन सरफेस पे चल रही है, ठीक है, तो वो एक मतलब कि तो वॉकर जो सर्कुलेशन है इनके अलावा एक सरफेस पे चलने वाला एक सर्कुलेशन है, विंड सर्कुलेशन है, जो कि एक कन्वेक्टिव साइकिल बनाता है। कन्वेक्टिव साइकिल याद करिए आप, जो कन्वेक्शन जो मैंने बताया था टेम्परेचर वाले जो लेक्चर है वहाँ पे आप जाकर देखिए, कन्वेक्टिव साइकिल मैंने बताया था कि किस तरह से कन्वेक्टिव साइकिल फॉर्म होता है। किस तरह से फॉर्म होता है कि जैसे कि अर्थ सरफेस है, वहाँ पे हीटअप होगा, हीटअप करके जो आपस जो उसके नज़दीक के मॉलिक्यूल हैं उसको हीटअप करते हैं, एयर मॉलिक्यूल्स, और वो हीटअप होने के कारण क्या होता है कि ये एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ उठती हैं, और ये जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो अब एटमॉस्फेयर में जाएंगी और वहाँ पर जो है एयर मॉलिक्यूल्स को गर्म, वहाँ की जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं, जो कोल्ड एयर मॉलिक्यूल्स हैं, वो डिस्प्लेस होकर फिर क्या करेंगी, वो सबसे मतलब कि डिसेंड करेंगी और ये नीचे की ओर आएगी। तो ये एक तरह से क्या होता है, एक कन्वेक्टिव साइकिल फॉर्म होता है। इसी को बोलते हैं कन्वेक्टिव साइकिल, कि एयर मासेस ऊपर गई, वहाँ की एयर मासेस नीचे आई, ये एक साइकिल फॉर्म करता है। तो ये वॉकर सर्कुलेशन भी क्या है, एक कन्वेक्टिव साइकिल है, याद रखना आप। और ये क्या है कि जो सरफेस विंड हमने जो देखा, ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज और पोलर विंड, इससे अलग एक सर्कुलेशन है, सरफेस सर्कुलेशन है, जो कि एक कन्वेक्टिव साइकिल में फॉर्म हो रहा है। ये किस तरह से फॉर्म हो रहा है वो अभी आप देख सकते हो, मैं अभी इसे डायग्राम के थ्रू आपको मैं बताने वाला हूँ। होता क्या है कि जो नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है, दिस इज़ द नॉर्मल कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। दो कंडीशन फॉर्म होते हैं, एक नॉर्मल कंडीशन और दूसरा की अल नीनो कंडीशन, ठीक है। जो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि ये देखो आप, साउथ अमेरिका है, ठीक, ये पेरू, यहाँ पे पेरू होगा, तो पेरू के पास, और ये क्या है, पैसिफिक ओशियन, ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो जो पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न जो पार्ट है, यानी पेरू वाला जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, कोल्ड वाटर के, है ना, अपवेलिंग के कारण, कोल्ड वाटर अपवेलिंग के कारण यहाँ पे क्या होता है, हाई प्रेशर फॉर्म होता है। सिर्फ कोल्ड वाटर अपवेलिंग ही नहीं, हाई प्रेशर के कारण यहाँ पर जो एयर जो है ऊपर से सब्सिडेंस कर रहे हैं एयर, उसके कारण भी यहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म होता है। हाई प्रेशर फॉर्म हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर क्या है, वार्म वाटर है। वार्म वाटर के कारण क्या होगा कि जो चीज़ें वहाँ पे गर्म होंगी, तो गर्म होने से क्या होता है, वो मैंने अभी जो लेक्चर में, पिछले लेक्चर्स में, जो प्रीवियस लेक्चर में, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब हीटअप होगी तो क्या होगा, उसका डेंसिटी कम होगा, तो वहाँ पे क्या होगा, लो प्रेशर फॉर्म होगा। तो ये जो पैसिफिक ओशियन का जो ईस्ट पार्ट है, वहाँ पे हाई प्रेशर फॉर्म हुआ, और वेस्ट पार्ट है ये लो प्रेशर फॉर्म हुआ। ये मैं नॉर्मल कंडीशन की बात कर रहा हूँ, अल नीनो की नहीं, नॉर्मल कंडीशन में ये चीज़ फॉर्म होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हाई प्रेशर और लो प्रेशर, सरफेस की आप बात करें तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ विंड चलती है, तो यहाँ पर भी जो सर्कुलेशन जो फॉर्म होगा वो इस तरह से होगा, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर आया। अब यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो भी एयर है वार्म होने के कारण यहाँ पे अपलिफ्ट होकर ऊपर की ओर उठेंगी, तो ये ऊपर की ओर उठे, और यहाँ पर जो सर्कुलेशन हुआ, जो यहाँ से एयर थी, ये सब्सिस्टेंस करके वापस ये नीचे की ओर आएंगी, ठीक है। और जब ये नीचे की ओर आएंगे तो ये हाई प्रेशर को और भी ज़्यादा मजबूत करेगी। तो ये क्या है, एक कन्वेक्टिव साइकिल फॉर्म हुआ। इसी साइकिल को हम लोग क्या कहेंगे, वॉकर सर्कुलेशन कहेंगे, ठीक है। ये जो वॉकर सर्कुलेशन है, इसी कन्वेक्टिव साइकिल को वॉकर सर्कुलेशन बोलते हैं। ये होप कि आपको क्लियर हो गया हो कि वॉकर सर्कुलेशन क्या है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है कि जो हाई प्रेशर है वो पैसिफिक ओशियन के ईस्टर्न पार्ट में डेवलप होता है, और वेस्टर्न पार्ट में लो प्रेशर क्रिएट होता है, ठीक है। और जब अल नीनो की बात की जाए, जब अल नीनो कंडीशन फॉर्म होगा, तो दूसरा ये स्क्रीनशॉट ले लो आप, जो अल नीनो की कंडीशन में, तो इसका अल नीनो कंडीशन में इसके अपोजिट हो जाएगा। जस्ट देखो अल नीनो कंडीशन कैसे बनता है। अल नीनो की कंडीशन जो है उसमें क्या होगा कि जो लो प्रेशर है, लो प्रेशर ये पेरू के पास बनेगा, यानी कि ईस्टर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशियन,
और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होगा। और ये लगभग जो अल नीनो का जो कंडीशन है, ठीक है, अल नीनो का जो कंडीशन है वो लगभग 2 to 3 ईयर्स में रिपीट होता है। 2 to 3 ईयर्स में ये रिपीट होगा। नॉर्मल से अल नीनो कंडीशन में आएगा, फिर 2 and 3 ईयर्स के बाद फिर क्या होगा कि फिर से नॉर्मल कंडीशन आएगा, इसलिए ऑक्सीलेशन बोलते हैं, अल नीनो ऑक्सीलेशन, इनसो ENSO, अल नीनो साउदर्न ऑक्सीलेशन। तो अभी क्या कंडीशन जो बनेगा वो क्या होगा कि फिर यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाएगा, तो ये जो साइकिल है ये उल्टा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर आया, लो प्रेशर पे क्या होगा, यहाँ से एयर ऊपर की ओर उठेंगी और फिर सब्सिडेंस करके यहाँ पे हाई प्रेशर को और भी ज़्यादा मजबूत कर देंगे। तो फिर ये कन्वेक्टिव साइकिल बना। इसी कन्वेक्टिव साइकिल को क्या बोलेंगे, वॉकर सर्कुलेशन बोलेंगे। और ये हमेशा क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन जब होता है और जब अल नीनो की कंडीशन होता है। जब अल नीनो की कंडीशन होगी तो क्या होगा कि नॉर्मल कंडीशन में आपने क्या देखा था, यहाँ पे हाई प्रेशर देखा था। हाई प्रेशर होने के कारण यहाँ कोल्ड है, ठीक है, तो यहाँ पर जो कंडीशन होगा वो स्टेबल हो जाता। लेकिन अभी जो अल नीनो की कंडीशन है, ये लो प्रेशर यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे प्रेसिपिटेशन ज़्यादा होगा, बारिश ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये आपका रहा कि वॉकर सर्कुलेशन क्या है और अल नीनो क्या है। जब हम मानसून पढ़ेंगे, इंडियन मानसून पढ़ेंगे या वर्ल्ड में जो मानसून पढ़ते हैं, तो उसमें अल नीनो फिर से देखेंगे। यहाँ पे हमने अल नीनो का मैकेनिज्म देखा कि आखिर वो मैकेनिज्म क्या है। तो ये रहा आज का लेक्चर, और हमारा एयर सर्कुलेशन वाला जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो प्रेसिपिटेशन है, जहाँ पे हम रेनफॉल के बारे में बात करेंगे कि आखिर रेनफॉल कितने तरीके से होते हैं, और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से हम, और जिस तरह से हम सिंपल वे में पढ़ते आए हैं उस तरह से सिंपल वे में हम उसे भी देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए, जो कि जल्द आने वाला है। अगर आपको ये मैत्रेय एजुकेशन हब की ये वीडियोज अच्छी लगती हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे।